हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज केबीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से आज हम एनसीईआरटी बुक के क्लास 5 के हिंदी बुक के चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नन्हा फनकार, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सब इम्पॉर्टेंट्स हो जा रहे हैं। इसके अंदर के पूछे गए क्या पाठ में कैसे क्या चीज़ें हैं, ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए केबीएस के कक्षा 5 हिंदी रिमझिम की बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है केबीएस के लिए। खासकर उन बच्चे जो 1 से 5 तक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठा करके अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियों उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर के खिरचे छितरा जाती और आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वो कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। मतलब कि उसके संग जो थे तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव था, ये 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे मुश्किल या सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफेस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इछला करके चलते हुए घोड़ी, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा करके बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ती। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वो चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़ करके केशव ने आंखें उठाई तो उसने एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही घंटियाँ बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलख्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वो आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वो आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझौला था। वो सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियां की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्ति का मुआवना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। ये कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वो मुड़ करके भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो
हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे कि तूने झुक करके सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छोड़ करके नीचे गिरी और जल्दी से उठ करके खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, ये ख्याल आते ही उसने झुक करके सलाम किया और खरगोश की सी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी भली न लगी। उन्हें खींच करके पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वो डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठा करके उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि तुम्हें क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वो अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींच करके एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तलाशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़ा से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच करके रखें, वरना खिरचे उड़ करके आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वो लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा ये व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने कान की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उखेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिला करके अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे कि वो डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लड़के के काम के करने के अंदाज को देख करके अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल त्योहार हो जाए, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर के यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार
गलीचों के बुन करके संग तराश पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठे, खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वो बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंख में नींद नहीं। नींद कहाँ, वो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा करके कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिका करके केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कि कुछ सोच करके केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़ करके एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक ही नहीं तीन संतानें होंगी, शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। और केशव ने कहा कि अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। ओह, केशव उनीदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। इसी के साथ इसमें अध्याय समाप्त भी होता है। और आप इसे समझें, समझ में आया होगा, कुछ कहानी नुमा था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं, एक नए अध्याय में मिलेंगे। ये आज हमारा जो अध्याय था, अध्याय 4 था। 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के शेष 3 अध्याय को देख सकते हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी तो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं लेसन 5 में अगले दिन। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।